हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आशा करती हूँ सब अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एरोमेटिसिटी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कर रहे हैं और इसमें से क्वेश्चन ना आए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसमें जो हम आज कवर करने वाले हैं, इसमें आपके मोस्टली जितने भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं वो मैं सारे कवर करने वालूँगी। वेदर दीज एग्जाम्पल आर कनेक्टेड विद द IIT JEE मेंस, JEE एडवांस, गेट और आपका CSIR नेट जो भी हैं, उसमें सारे एग्जाम्पल मैंने लेने की कोशिश करी है ताकि आपका एक ही वीडियो में सारा कवर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एरोमेटिसिटी होता क्या है। अ मॉलिक्यूल इज़ एरोमेटिक, तो हमारे पास में आता है अ मॉलिक्यूल इज़ एरोमेटिक बाय द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल। अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं तो उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि द कंपाउंड शुड बी साइक्लिक प्लेनर, the compound should be cyclic planar and has a continuous delocalization of pi electron। पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्टिन्यूस डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, यानी कि पूरी की पूरी रिंग में आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो कॉन्टिन्यूसली रीडिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए या कॉन्टिन्यूसली आपका डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, पूरी रिंग में डीलोकलाइजेशन होना चाहिए विद और विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द लोन पेयर और द चार्ज हैविंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो जो आपका कंपाउंड है उसमें जो लोन पेयर है या फिर जो पाई बॉन्ड है वो कंप्लीटली डीलोकलाइज होना चाहिए रिंग के अंदर। दूसरी चीज, द डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मस्ट कंटेन अ टोटल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से मतलब हमारे पास में है कि 4n+2 इक्वल्स टू हम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन रखेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन को रखेंगे। अगर n की वैल्यू आपके पास में 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन आती है तो आपके पास में जो मॉलिक्यूल होगा वो एरोमेटिक होगा। अभी हम एक एक कंडीशन लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। एंड दिस लॉ इज कॉल्ड हकल्स लॉ। इसे आप बोलते हैं हकल्स लॉ। तो ये आपका हकल्स लॉ है। 4n+2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे रखने हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जो आपके पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जहाँ पे n की वैल्यू आपके पास में 0, 1, 2, 3 या सो ऑन होनी चाहिए, 4, 3, 4 इस तरीके से, मतलब डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। इफ फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड एंड इफ द सेकेंड कंडीशन देयर आर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन देन द कंपाउंड इज नोन एज एरोमेटिक। यानी कि अगर आपकी फर्स्ट और सेकेंड दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक होगा। If first condition is fulfilled and the second conditions and in the second condition there are 4n इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इस केस में आप 4n की वैल्यू पाई इलेक्ट्रॉन के इक्वल रखेंगे और n की वैल्यू आपके पास में 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आएगी तो आपका कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। और इसके बाद में इफ द फर्स्ट कंडीशन इज नॉट फुलफिल, अगर किसी कंपाउंड में आपकी पहली ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, जैसे कि अगर आपका कंपाउंड प्लेनर ही नहीं है, अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक ही नहीं है, तो दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड आर कॉल्ड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो मेनली आपको देखना क्या है, आपका कंपाउंड देयर शुड बी द कंपाउंड शुड confirm the two conditions, the compound should be planar, cyclic and complete delocalization of pi electron and the number of pi electron going to be equal 4n+2 pi electron, जहाँ पे n की वैल्यू आपके पास में 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे आपको ये दिया है साइक्लोप्रोपीन, ये जो आपको कंपाउंड दिया है ये साइक्लोप्रोपीन दिया है। साइक्लोप्रोपीन में आपके पास में सबसे पहली बात, कंपाउंड आपका साइक्लिक है, तो फर्स्ट कंडीशन साइक्लिक है, प्लेनर है या नहीं है, देखते हैं जरा कंपाउंड में। कंपाउंड साइक्लिक तो है पर कंपाउंड आपका प्लेनर है या नहीं है। तो प्लेनर होने के लिए, देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कंपाउंड में देखो ईच एंड एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये देखो, ये इस तरीके से है H H H H, यानी कि ये वाला जो कार्बन है ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, ये वाला कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज है और ये वाला कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। यानी कि कंपाउंड साइक्लिक तो है पर कंपाउंड प्लेनर नहीं है, क्योंकि जब sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा तो वो टेट्राहेड्रल हो जाएगा और टेट्राहेड्रल कंपाउंड आपका प्लेनर नहीं होता। sp2 आपका ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर है।
तो ट्राइगोनल प्लेनर प्लेन में है, बट अगर आपका sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो वो प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होगा। यानी कि इस कंपाउंड में आपकी साइक्लिक वाली कंडीशन फॉलो हो रही है पर प्लेनर वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। तो पहली ही कंडीशन आपकी फॉलो नहीं हो रही है, तो दैट कंपाउंड विल बी नॉन एरोमेटिक। ये आपका नॉन एरोमेटिक है। अब आपको दूसरा दिया है साइक्लोप्रोपीनाइल कैटायन दे रखा है, साइक्लोप्रोपीनाइल कैटायन। तो अब यहाँ पे ईच एंड एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। यहाँ पे ये कैटायन है तो हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, पर sp2 हाइब्रिडाइज होने के साथ में कंपाउंड आपका क्या हो गया, पहली कंडीशन आपका साइक्लिक हो गया, साइक्लिक वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। कंपाउंड प्लेनर भी हो गया क्योंकि ईच एंड एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। तो यहाँ पे आपके पास में पॉजिटिव चार्ज है और ये 3 बॉन्ड बना रहा होगा। ये देखो पॉजिटिव चार्ज है और 3 बॉन्ड बना रहा है, कार्बोकैटायन है तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि इसका जो आप नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे वो आप ऐसे बना सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे शिफ्ट करते हैं तो आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा, तो कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि डीलोकेलाइजेशन भी हो रहा है। तो ये फर्स्ट वाली आपके पास में सारी कंडीशन फॉलो हो रही है। अगर मैं सेकंड कंडीशन देखूं, हकल्स रूल 4n+2 इज इक्वल टू हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। और अगर आपके पास n की वैल्यू 0 आ रही है तो हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, और हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है तो यानी कि आपका कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा, दैट विल बी एरोमेटिक। अब तीसरा आपको दिया है साइक्लोपेंटाइल, तीसरा आपको दिया है यहां पे तीसरा आपको दिया है यहां पे साइक्लोप्रोपीनाइल एनायन दे रखा है, यानी कि नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज का मतलब है ये लोन पेयर है। तो फर्स्ट कंडीशन तो सारी फॉलो हो रही है, द कंपाउंड विल बी साइक्लिक, कंपाउंड विल बी प्लेनर, और डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी है। डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आप कैसे कर सकते हैं, ये आपके पास में स्ट्रक्चर है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो अगला स्ट्रक्चर आपके पास में आएगा ये नेगेटिव चार्ज, फिर आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, तो अगला स्ट्रक्चर आपके पास में आएगा ये। तो कंप्लीट फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रही है, sp2 हाइब्रिडाइज भी है, sp2 हाइब्रिडाइज है, और इसका जो लोन पेयर है वो p ऑर्बिटल में है, जो कि p ऑर्बिटल रिंग के साथ में प्लेनर भी है। यानी कि तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट में प्लेनर, साइक्लिक और डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को ये फॉलो कर रहा है। बट सेकंड में अगर मैं बात करूं तो 4n+2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज लोन पेयर है, वो लोन पेयर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि टोटल पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास में, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे, और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास में 4 होंगे तो n की वैल्यू 1/2 आएगी, और अगर n की वैल्यू 1/2 आती है तो हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, और हकल्स रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो कंपाउंड एरोमेटिक तो नहीं है। अब आप देखो आपका कंपाउंड एंटी एरोमेटिक तो नहीं है, एंटी एरोमेटिक के लिए 4n इज इक्वल्स टू कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, n की वैल्यू 1 आ रही है, यानी कि ये कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक है, ये आपका एंटी एरोमेटिक है। अब हमारे पास में आता है साइक्लोब्यूटाडाइईन, इस स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो रही है, कंपाउंड साइक्लिक है, कंपाउंड प्लेनर है क्योंकि ईच एंड एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। इसके बाद में डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी है क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पाई बॉन्ड डीलोकेलाइज हो जाएगा। अब सेकेंड कंडीशन अगर मैं लेती हूँ तो 4n+2 इज इक्वल टू 4 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, और जहाँ पे आपकी वैल्यू n 1/2 आएगी, 1/2 आ रही है तो 4n इज इक्वल टू 4 आ रहा है, तो हकल्स रूल को तो फॉलो नहीं कर रहा है। तो अगर मैं इसमें 4n वाली वैल्यू लगाऊंगी तो यहाँ पे मेरे पास में n की वैल्यू 1 आएगी, यानी कि ये आपका कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। अब यहीं पर अगर मेरे पास में साइक्लोब्यूटईन डाइकेटायन दे रखा है, यानी कि 2 पॉजिटिव चार्ज आ रखे हैं। अब इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके पास में आया हुआ है, डाइकेटायन दे रखा है, तो मैं ये अगर इसको यहाँ पे शिफ्ट करूँ तो आपके पास में कंपाउंड का जो डीलोकेलाइजेशन वो इस तरीके से होगा, 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ तो कंपाउंड में डीलोकेलाइजेशन इस तरीके से होगा कि 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ तो कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव
पाई बॉन्ड आपके पास में कंप्लीट हो रहा है, यानी कि कंपाउंड आपका साइक्लिक भी है, कंपाउंड आपका प्लेनर भी है, क्योंकि सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं, दोनों के दोनों कैटायन बना रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास में फॉलो हो रही है, कंपाउंड साइक्लिक है, कंपाउंड प्लेनर है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे अगर मैं सेकेंड कंडीशन के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करूँ तो 2 आएगा और n की वैल्यू 0 आएगी। और अगर आपके पास में n की वैल्यू 0 आ रही है यहाँ पे, तो द कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। अब ये कंपाउंड एरोमेटिक हो गया। तो आपको दोनों तीनों कंडीशन देख के करनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है कि आपका कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। अब सबसे पहले मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है sp3 आ चुका है, और अगर sp3 आ चुका है तो कंपाउंड आपका कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यानी कि कंपाउंड साइक्लिक तो है पर कंपाउंड प्लेनर नहीं है। और अगर आपका कंपाउंड प्लेनर नहीं है तो छूटते ही आप कंपाउंड को नॉन एरोमेटिक कर देंगे, नॉन एरोमेटिक, ये कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं, कार्बोकैटायन आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, ईच एंड एवरी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। यानी कि फर्स्ट कंडीशन में कंपाउंड साइक्लिक है, कंपाउंड प्लेनर भी है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी होगा, क्योंकि आप शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड इस तरीके से कर सकते हैं तो आपके पास में पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होता चला जाएगा। सेकेंड कंडीशन 4n+2 इज इक्वल्स टू आपके पास में 4 आएगा, तो यहाँ पे आपके पास में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पे आपके पास में 1/2 आएगी, तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। पर ये 4n को फॉलो करेगा, यहाँ पे n की वैल्यू 1 आएगी, तो ये वाला कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। अब साइक्लो पेंटा डाई इनाइल कैटायन एनायन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास में कंपाउंड साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन भी है। तो ये प्लेनर किस तरीके से बनता है एक्चुअल में, यहाँ पे जो इसका p ऑर्बिटल है, इस p ऑर्बिटल में ये वाला जो लोन पेयर है ये कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कर लेता है इस तरीके से। तो यहाँ पे ये वाले दोनों आपस में पाई बॉन्ड बना रहे हैं, पर ये वाला यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो ये फर्स्ट वाली तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। सेकेंड वाली कंडीशन के लिए आपके पास में 4n+2। अब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब ये है यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो ये लोन पेयर भी पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो टोटल आपके पास में जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो 6 होंगे, क्योंकि 2 यहाँ से आपके पास में आ गए, ये वाले 2 यहाँ से आ गए 4 और 2 यहाँ से आपके होंगे। तो यहाँ पे आपके पास में n की वैल्यू आ जाएगी 1, और n की वैल्यू 1 आती है तो ये हकल्स रूल को फॉलो करता है, यानी कि ये वाला कंपाउंड आपके पास में एरोमेटिक होगा। अब अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और आपका एरोमेटिक में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी का या सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है या स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आपके पास में आता है, आपका जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद में आपके पास में नॉन एरोमेटिक आएगा, यानी कि एग्जाम में आपको स्टेबिलिटी भी पूछ सकते हैं कि उसके बाद नॉन एरोमेटिक आएगा, और सबसे बाद में आपके पास में एंटी एरोमेटिक आएगा। ये आपके पास में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड लीस्ट स्टेबल होगा। तो इन तीनों में अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो थर्ड वाला आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद में आपका फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला आपका सबसे कम स्टेबल होगा। इसके बाद में आता है हमारे पास में बीच में आपके पास में अगर आप चाहो तो आप बेंजीन रिंग को ले सकते हो। बेंजीन रिंग में आपके पास में ये आपके पास में बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में फर्स्ट आपका साइक्लिक है, प्लेनर है, क्योंकि सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसका कंप्लीट डीलोकलाइजेशन इस तरीके से कर सकते हैं। सेकंड के लिए आपके पास में आएगा 4n+2 इज इक्वल्स टू 6 इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू आपके पास में 1 आ गई, तो द कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। इनिशियली क्या कहा गया था, एरोमेटिक वो कंपाउंड थे जिसमें स्मेल होती है, जिसमें खुशबू होती है, इसमें एरोमा होती है, पर धीरे धीरे हमें पता चला कि ऐसा नहीं होता। एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनके अपने कैरेक्टर ही डिफरेंट होते हैं। ये आपके एलिफेटिक या एल्कीन और एल्काइन से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो इनकी जो रिएक्शंस होती हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट होती हैं, एंड दीज कंपाउंड आर क्वाइट स्टेबल। अब स्टेबिलिटी आप किस तरीके से पता करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए 2 चीज़ें होती हैं, मोर द रेजोनेंस एनर्जी, मोर द स्टेबिलिटी, और सेकेंडली आता है लेस द
हाइड्रोजनेशन एनर्जी मोर द स्टेबिलिटी, लेस द हाइड्रोजनेशन एनर्जी में किस टर्म में कह रही हूँ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी जितनी कम रिलीज होगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में, वो कंपाउंड, वो एल्कीन, वो डबल बॉन्ड उतना ही स्टेबल होगा। तो बेंजीन रिंग में आपके पास में इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है वो साइक्लोट्राईइन के, अगर हम साइक्लोहेक्साट्राईइन के कंपैरेटिवली कंपेयर करें तो उससे भी कम होती है, क्योंकि 1 डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड, अगर हम इनकी एक डबल बॉन्ड है उसकी हमने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकाल लिया, मल्टीप्लाई बाय 3 करा, तो हम बेंजीन के लिए अगर निकालेंगे तो वो उसके बराबर होनी चाहिए थी, बट बेंजीन की जब हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालते हैं तो वो उससे भी कम हो जाती है। यानी कि यहाँ पे आपके पास में 2 फैक्टर काम करते हैं, एक तो आपके पास में रेजोनेंस एनर्जी आती है, रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, यानी कि रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और रिलीज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो ये ध्यान रखना, मैं रिलीज, क्योंकि कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, रिलीज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जितनी कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिलीज होगी या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन जितनी कम रिलीज होगी, कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरीके से हम पता करते हैं। अब हमारे पास में आया साइक्लोहेप्टाट्राईइन, इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, हमने एक लिया इसका कैटायन और दूसरा हमने लिया सिंपल मॉलिक्यूल। देखते ही हमें पता चल रहा है ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, तो कंपाउंड नॉन प्लेनर हो गया। और अगर आपका कंपाउंड नॉन प्लेनर हो गया तो इस केस में आपका ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। अब यहां पे हम बात करते हैं, ये आपको दिया हुआ है इसका कैटायन अगर आपको दिया हुआ है तो कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा। अब कंपाउंड, और क्योंकि कैटायन आ गया तो sp2 हाइब्रिडाइज भी है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन है। सेकेंड कंडीशन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर आप लगाएंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन लगाएंगे और n की वैल्यू 1 आएगी, तो कैटायन बनते ही ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा एंड दैट कंपाउंड विल बिकम स्टेबल। ठीक है, ये आपका स्टेबल हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके बाद में आता है एरोमेटिसिटी इन द फ्यूज्ड रिंग। अगर आपकी एक से ज्यादा रिंग आपस में कनेक्टेड हैं तो वो कंपाउंड आप कैसे पता करोगे एरोमेटिसिटी के लिए। जैसे कि नेफ्थलीन की हम बात करते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहली बात, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं, कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक हैं। कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप यहाँ पे ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करो, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करो, इसके बाद में आपका ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो, ये आपके पास में यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि कंप्लीट शिफ्टिंग इसको यहाँ से कर दो। पहले मैं इधर वाला रिंग में नहीं शिफ्ट करती हूँ, तो ये आपके पास में कंप्लीट रिंग आ जाएगी। यहाँ पे भी आप डीलोकेलाइजेशन पूरा कर सकते हैं, तो कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन भी आपके पास में आएगा। और साइक्लिक और प्लेनर है क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है। सेकंड कंडीशन में आप 4n+2 इज इक्वल्स टू कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 बॉन्ड हो गए, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो n की वैल्यू यहाँ पे आपके पास में 2 आएगी, द कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। ये कंपाउंड आपके पास में एरोमेटिक है। नेफ्थलीन ले लो, फिनोल्थ्रीन ले लो और एंथ्रासीन ले लो, जिसमें तीनों रिंग एक साथ कनेक्टेड हैं, ये तीनों के तीनों कंपाउंड ही आपके एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। डायरेक्ट एग्जांपल आ रखे हैं तो पता ही होना चाहिए। कैलकुलेट करोगे 14 के लिए, कैलकुलेट करोगे 14 के लिए n की वैल्यू 3 आ जाएगी, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं, तो द कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। अब आता है आपके पास में हेट्रोएटॉमिक कंपाउंड, यानी कि आपके पास में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ पे कार्बन के अलावा दूसरा एटम आ गया। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पिरिडिन की और पायरोल की, पिरिडिन में आपके पास में जो लोन पेयर है वो रिंग के बाहर होता है, यानी कि ये वाले ही केवल जो 6 इलेक्ट्रॉन है यही रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनका पार्टिसिपेशन यहाँ पे इस तरीके से होगा, या फिर ये यहाँ पे इस तरीके से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये तो ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये रिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी कि केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट कंडीशन, आपका कंपाउंड साइक्लिक है, आपका कंपाउंड प्लेनर है, कंप्लीट डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। सेकंड कंडीशन, आप 4n+2 के लिए 6 लगाएंगे, n की वैल्यू 1 आएगी, तो द पिरिडिन इज एरोमेटिक कंपाउंड है। अब बात करते हैं पायरोल की। पायरोल के केस में जो आपका लोन पेयर है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रिंग में पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने में। तो उस केस में अगर आप पायरोल में बात करोगे तो आपके पास में कंप्लीट साइक्लिक कंपाउंड है,
प्लेनर है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है, और 4n+2 के लिए यहाँ पे भी आप 6 इलेक्ट्रॉन लोगे तो ये आपके पास में बना जाएगा, क्योंकि ये वाला जो लोन पेयर है, देखो पिरिडिन के केस में लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, पर पायरोल के केस में आपका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, सो दैट इज ऑल्सो एन एरोमेटिक कंपाउंड। थायोफीन ले लो आप, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, लोन पेयर रिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। फ्यूरॉन ले लो, ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये हेट्रो एटॉमिक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन के अलावा दूसरे हेट्रो एटम्स आ गए हैं। ये सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड हैं। आपकी तीनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो होती हैं। इसके बाद में आता है एन्युलिन। एन्युलिन को अगर आप डिफाइन करते हैं तो एन्युलिन में आपके पास में सिंगल रिंग होती है जिसमें आपके पास में अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं। जैसे बेंजीन भी आपकी 6 एन्युलिन है। अगर आप बेंजीन की बात करते हो तो बेंजीन भी आपकी 6 एन्युलिन है, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट एक रिंग में प्रेजेंट हैं। अब आपके पास में अगर साइक्लोब्यूटाडाइन की बात करते हो तो ये 4 एन्युलिन है। तो हमने 4 एन्युलिन को डिस्कस कर लिया, यहाँ पे 6 एन्युलिन को डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं 8 एन्युलिन पे। अब 8 एन्युलिन अगर अब मैं पूरा तरीके से देखूं तो हर एक एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी कि कंपाउंड साइक्लिक भी लग रहा है, कंपाउंड देखने में प्लेनर भी लग रहा है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है, और सेकेंड कंडीशन 4n+2 इज इक्वल्स टू 8 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास में n की वैल्यू डेसिमल में आएगी, तो ये आपके पास में आ गई 6/4 या फिर 3/2, जैसे भी आप लेना चाहो। तो अगर मैं इसको 4n के लिए फॉलो करूं तो 4n के लिए 8, n की वैल्यू 8/2, तो आपको 8/4, तो n की वैल्यू 2 आ गई। तो आपको लगेगा ये कंपाउंड देखने में एंटी एरोमेटिक है, बट एक्चुअल में कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं है, कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। अब आते हैं आपके थोड़े ढंग के, मतलब और थोड़े एडवांस लेवल के एग्जाम्पल, कि अगर आप 8 एन्युलिन लेते हो, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन, तो ये आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास में आएगा साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। ये आपको कंपाउंड दिया है। अब हमें लगेगा क्वेश्चन में हमने देखा, हमने कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक बता दिया क्योंकि 4n रूल को फॉलो कर रहा है, बट एक्चुअल में कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं होता है। कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं है, कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि ये कंपाउंड आपका साइक्लिक ही नहीं होता, मतलब प्लेनर ही नहीं होता, ये टब शेप स्ट्रक्चर बना लेता है। यानी कि ये जो आपका कंपाउंड है ये इस तरीके से, इसके जो 2 कॉर्नर हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड टब शेप। और टब शेप होने के कारण कंपाउंड नॉन प्लेनर हो जाता है, और अगर नॉन प्लेनर होगा तो आपका कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। क्लियर? ये आ गया आपके पास में 8 एन्युलिन। अब आते हैं 10 एन्युलिन पे, जो कि स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे दिया हुआ है। ये जितने भी हैं ये आपके CSIR के लिए, गेट के लिए, जैम के लिए और आपके JEE एडवांस के क्वेश्चंस हैं। तो ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। JEE एडवांस में इस तरीके के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं एन्युलिन की। अब एन्युलिन में जो कुछ भी मुझे यहाँ पे देखने से लग रहा है कि आपके सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं, ओके ठीक है, कंपाउंड साइक्लिक भी है, कंपाउंड प्लेनर भी है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी पॉसिबल होगा। तो अगर मैं सेकेंड रूल को फॉलो करूं तो 4n+2 इज इक्वल्स टू 10 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी। बट ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कैसे है? यहाँ पे ये वाली जो रिंग है ये टिल्टेड हो जाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये दोनों रिंग बिल्कुल इस प्लेन में है, ये रिंग इस तरीके से प्लेन में नहीं होती है। अगर मैं बीच में से शो करूं तो अगर आप जैसे हल्का सा घुमा दो इसको, जैसे एक ऊपर और एक नीचे, तो ये जो बीच वाला पार्ट है ये यहाँ पे जो ट्रांस कंपाउंड है एक नीचे चला जाता है और एक ऊपर आ जाता है। तो जो आपकी रिंग है वो टिल्टेड हो जाती है, और टिल्टेड होने के कारण जो आपकी रिंग है वो नॉन प्लेनर हो गई। और अगर रिंग नॉन प्लेनर हो गई तो नॉन एरोमेटिक हो गई, यानी कि ये नॉन प्लेनर होती है, प्लेनर नहीं है। जो आपका 10 एन्युलिन है ये आपको हर तरीके से देखने में लगेगा कि आपके पास में ये जो रिंग है ये प्लेनर है और ये हकल्स रूल को भी फॉलो कर रही है, बट एक्चुअल में जो आपकी कंपाउंड है ये नॉन एरोमेटिक होता है क्योंकि ये टिल्टेड हो जाती है। तो टिल्टेड होने की वजह से आपका जो कंपाउंड है ये नॉन एरोमेटिक होता है।
और इम्पॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। देखो गेट और जैम वाले बच्चों को तो ये बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, बट जो बच्चे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका पता है कि उनको आगे एडवांस की तैयारी करनी है, वो आप लोगों के लिए स्पेशल है कि इस तरीके से ये आपका कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाता है। बट अगर हम इस कंपाउंड में कुछ रिएक्शन करा दें और रिएक्शन करा के जो रिंग है उसको प्लेनर कर दें, यानी कि अगर मैं इस रिंग में रिएक्शन करा दूं और रिएक्शन करा के इस तरीके से आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड बना दूं, तो बाईसाइक्लो कंपाउंड में आपके पास में फिर आपका ये जो कंपाउंड है ये प्लेनर हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में ये टिल्टेड हो रहा था इस तरीके से, ये यहाँ पे ऐसे होगा, हल्की सी एक रिंग ऊपर और एक रिंग नीचे, बीच में से टिल्टेड सा हो जाता है। तो बट अगर मैंने इसमें बीच में बाईसाइक्लिक कंपाउंड बना दिया, ब्रिज हेड पे रिंग कंपाउंड बना दिया, तो अब ये जो दोनों प्लेन हैं ये एक ही प्लेन पे आ गए हैं, और जैसे ही ये एक प्लेन पे आएगा तो अब आपकी सारी कंडीशन फॉलो हो रही हैं। कंपाउंड साइक्लिक भी है, कंपाउंड प्लेनर भी हो गया, और कंपाउंड में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन भी आएगा, और यहाँ पे आपका हकल रूल भी फॉलो हो रहा है, वो तो वहाँ पे भी हो रहा था खैर 10, और n की वैल्यू यहाँ पे आपके पास में आएगी 2, तो दैट कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। यानी कि आपको कोई इस तरीके की रिएक्शन दे दी कि बीच में ज्वाइन करके वहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन पे बॉन्ड बन गया, तो आपके पास में ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे ये इस तरीके से ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे बॉन्ड आ गया, या NH2 ग्रुप आपने अटैच कर दिया, तो आप किसी भी तरीके से वो इस तरीके से ब्रिज हेड पे अगर बॉन्ड बना रहा है तो उस केस में आपका जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि हो सकता है कि रिएक्शन करके वो कंपाउंड में आपको उसको प्लेनर कर रहे हैं और फिर पूछ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान। ओके, और इफ़ यू वांट टू डिफाइन द एन्युलिन, तो एन्युलिन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एन्युलिन कंप्लीटली कंजुगेटेड, या फिर हमारे पास में आएगा कंप्लीट कंजुगेटेड मोनोसाइक्लिक सिस्टम with even number of carbon, even number of कार्बन, इसको हम एन्युलिन बोलते हैं। तो अगर आप साइक्लोब्यूटाडाइन ले लें, ये आपकी 4 एन्युलिन है। इफ़ यू आर गोइंग टू टेक द बेंजीन, ये आपकी 6 एन्युलिन है। इफ़ यू आर गोइंग टू टेक द 8 एन्युलिन जो कि हमने वहाँ पे की थी, इवन नंबर ऑफ कार्बन को लेते हुए चलना है, तो ये आपके पास में आएगा इस तरीके से, ये इवन नंबर ऑफ कार्बन है, तो ये आपके पास में 8 एन्युलिन हो गई। 10 एन्युलिन को भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। 10 एन्युलिन में अगर ब्रिज हेड कार्बन नहीं होंगे तो दैट इज नॉन एरोमेटिक, ये अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, ये नॉन एरोमेटिक है बिकॉज इट इज गोइंग टू, ये आपके पास में 8 एन्युलिन थी, ये नॉन एरोमेटिक है। इसके बाद में आपके पास में 10 एन्युलिन आ गई, ये भी आपके पास में नॉन एरोमेटिक है क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता। नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन इज द 12 एन्युलिन। अब 12 एन्युलिन की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो हाइड्रोजन है वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं कि ये आपस में इंटरेक्ट करें, सो द कंपाउंड इज अ प्लेनर कंपाउंड, एक्चुअली प्लेनर कंपाउंड बनाता है। तो प्लेनर कंपाउंड है तो आपके पास में साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेटेड सिस्टम ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन है, और पर ये 4n+2 पाई रूल को फॉलो नहीं करेगा, ये 4n को फॉलो करेगा, तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी आपके पास में, यानी कि ये आपके पास में जो कंपाउंड है वो एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। नेक्स्ट यू हैव द 14 एन्युलिन। अब 14 एन्युलिन अगर आप देख रहे हैं तो देखने में आपको ये लग रहा है कि ये भी कंपाउंड प्लेनर होगा, पर इसमें जो 4 हाइड्रोजन हैं, ये 4 हाइड्रोजन आपस में इंटरेक्ट करते हैं इस तरीके से, ये यहाँ पे जो 4 हाइड्रोजन हैं ये इंटरेक्ट करेंगे, और इस इंटरेक्शन की वजह से जो कंपाउंड है वो नॉन प्लेनर ज्योमेट्री ले लेता है, तो द कंपाउंड विल बिकम, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है CSIR बच्चे वाले बच्चे, या फिर आपके जो गेट की तैयारी कर रहे हैं या IIT जेम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और JEE एडवांस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो जब आपके पास में 14 एन्युलिन होता है तो हमारे पास में जो कंपाउंड है ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाता है, दैट इज नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये जो 4 हाइड्रोजन है ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे। पर इसी हाइड्रोजन में अगर मैं 2 हाइड्रोजन रिमूव करके इसे एल्काइन में कन्वर्ट कर दूं, यानी कि मेरे पास में ये इस तरीके से आएगा,
ये आपके पास में और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया। बाकी तो आपका अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ ही रहा है, ये और ये। तो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन है ये कंप्लीट कंजुगेशन में आ जाएंगे, यानी कि इस केस में ये जो कंपाउंड है ये आपका प्लेनर हो जाएगा। और अगर आपका कंपाउंड प्लेनर हो गया तो कंजुगेटेड सिस्टम हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपके पास में फर्स्ट कंडीशन ही फॉलो नहीं हो रही थी, ये प्लेनर नहीं था, ये वाला कंपाउंड आपका प्लेनर नहीं था, तो कंप्लीट कंजुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा था। तो आपने क्या किया, इसमें से 2 हाइड्रोजन, यू रिमूव द 2 हाइड्रोजन फ्रॉम देयर, और 2 हाइड्रोजन निकल गए तो इसने एल्काइन बना दिया, और एल्काइन बनाने के बाद में अब ये कंप्लीटली प्लेनर सिस्टम हो गया। तो हमारे पास में अब ये साइक्लिक भी हो गया, प्लेनर भी हो गया, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा, और केवल एक ही पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यानी कि अगर आप सेकंड रूल फॉलो करोगे तो 4n+2 = 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और यहाँ पे n की वैल्यू 3 आएगी। तो ये दो सेकंड हकल्स रूल को भी फॉलो कर रहा है। नाउ दैट कंपाउंड विल बिकम एरोमेटिक। अब ये एरोमेटिक हो गया, या तो आप इसे इस तरीके से एरोमेटिक कर दो, या फिर आप रिंग को ज्वाइन कर दो। रिंग को आप ज्वाइन कैसे कर सकते हो, यानी कि अगर मैं इट मीन्स अगर मैं ये रिंग इस तरीके से ज्वाइन कर दूं, यहाँ पे ये आपकी रिंग ज्वाइन हो गई है, तब भी कंपाउंड का जो सिस्टम है वो प्लेनर हो जाएगा एंड द कंपाउंड विल बिकम एरोमेटिक। अब आते हैं इसके बाद में 14 के बाद में 16 एनुलिन आएंगे। 16 एनुलिन हकल्स रूल को फॉलो नहीं करेगा तो आपका कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप आराम से देख सकते हैं कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, बट मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपके इसी तरीके से चलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में एक जैसे 18 एनुलिन दिया है, प्लेनर सिस्टम होता है, एरोमेटिक हो जाएगा 18 एनुलिन को। तो आप काउंट कर लो कि आपके पास में कैसे, जैसे 16 को 4n+2 करोगे तो 16 - 2 14 आएगा, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया। फिर 18 आया आपके पास में, तो 18 में 4n+2 रूल को फॉलो करेगा और कंपाउंड प्लेनर भी होता है, तो देन इट विल बिकम एरोमेटिक। ओके, आफ्टर दैट वी हैव एजुलिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एडवांस, जेई एडवांस वाले बच्चों के लिए, CSIR नेट, IIT JEM गेट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब एजुलिन क्या है, एजुलिन में अगर आप देखेंगे तो आपकी जो रिंग है वो कंजुगेटेड सिस्टम में कनेक्टेड है, 5 कंजुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास में कंपाउंड साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी है, एंड इट इज फॉलोइंग द हकल्स रूल एज वेल। क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू यू विल हैव 2, यानी कि द कंपाउंड इज एरोमेटिक। तो देयर इज नो problem in that के whether the compound is aromatic, non-aromatic or anti-aromatic, compound aromatic है, but the question is that it shows the dipole moment and it shows a very good dipole moment 1 point उसके आपके पास में 1 point डिबाई के आसपास इसका dipole moment आता है। अब ये dipole moment कैसे शो करता है, तो इसमें dipole moment जो आपकी रिंग है, जो आपकी 7 membered रिंग है, उस 7 मेंबर्ड रिंग के साथ आपके पास में 5 मेंबर्ड रिंग इस तरीके से कनेक्टेड है। ये आपने अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड ले लिए, ये आपके पास में यहाँ पे और यहाँ पे। अब होता क्या है यहाँ पे, जब इसमें कंजुगेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, तो ये पाई बॉन्ड आपने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ये पाई बॉन्ड आपने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, एंड दैट पाई बॉन्ड हैज़ बीन शिफ्टेड देयर। तो अगर इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारे पास में बनता है वो इस तरीके से बनेगा, ये। और अब अगर आप इस रिंग को देखें तो ये ट्रोपाइलियम आयन के जैसे, ये आपकी एरोमेटिक रिंग हो गई बट विद पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज ऑल्सो योर एरोमेटिक रिंग विद नेगेटिव चार्ज। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये आपके पास में दिस इज द 5 मेंबर्ड रिंग विद द नेगेटिव चार्ज, यानी कि साइक्लोपेंटाडाइईन नेगेटिव चार्ज के साथ है, वो भी एरोमेटिक है, और ये पॉजिटिव चार्ज के साथ ये भी एरोमेटिक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से द कंपाउंड शोज द डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है जेई एडवांस में कई बार, तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ यू आर क्रिएटिंग दैट डाइपोल मोमेंट एंड हाउ दैट चार्ज इज क्रिएटेड। अब जैसे कि ये वाला कंपाउंड है ट्राइफुल्विलिन,
यहाँ पे भी आप यू कैन सी कि दैट कंपाउंड शो द डाइपोल मूवमेंट, यानी कि अगर आपके पास में ये जो इंडिविजुअल रिंग है यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड हो जाए तो ये आपकी पॉजिटिव हो जाएगी और ये आपकी नेगेटिव हो जाएगी, तो इट ऑल्सो शो द डाइपोल मूवमेंट। और यहाँ पे ये आपकी एरोमेटिक होगी और ये वाली दूसरे वाली आपके पास में एंटी एरोमेटिक होगी। सिमिलरली यू कैन सी दैट रिंग ऑल्सो प्रेजेंट इन द ऑल्सो शो द डाइपोल मूवमेंट, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव होगी और ये यहाँ पे आपके पास में इस तरीके से नेगेटिव होगी। तो आप कैसे भी इनका डाइपोल मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है कि वेदर द कंपाउंड इज गोइंग टू शो द डाइपोल मूवमेंट और नॉट, और एरोमेसिटी और नॉट। अब हमारे पास में आता है होमो एरोमेटिसिटी, दैट इज द स्पेसिफिक टॉपिक फॉर द CSIR नेट ओनली, CSIR नेट या फिर आप और गेट वगैरह के एग्जाम के लिए। अब हमने पढ़ लिया एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेसिटी और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो कि प्लेनर नहीं होते हैं, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कुड नॉट टेक्स प्लेस। एरोमेटिसिटी में आपके दोनों रूल फॉलो करने हैं, एंटी एरोमेटिसिटी में आपके 4n वाला रूल फॉलो करना है। होमो एरोमेटिसिटी क्या होती है? इट इज एन स्टेबलाइज साइक्लिक कंजुगेट सिस्टम है एंड कैन बी फॉर्म्ड बाय बाईपासिंग वन ऑफ द सैचुरेटेड एटम। एक सैचुरेटेड एटम को बाईपास करने के बाद में बनता है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, देखो साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है, तो आपके पास में 4 बॉन्ड वाला है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, यानी कि इसने यहाँ पे अपना पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, प्रोटोनेशन हुआ। प्रोटोनेशन होने के बाद में यू विल गेट द पॉजिटिव चार्ज एंड दैट कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। नाउ ये कार्बन प्लेन से ऊपर की तरफ चला जाएगा, इस तरीके से प्लेनर नहीं रहा। तो प्लेनर सिस्टम हमारे पास में कौन सा रहा, ये वाला सिस्टम हमारे पास में प्लेन में आ गया। तो ड्यू टू दैट द कंपाउंड विल बिकम एरोमेटिक, और जो कार्बन था, जो कि सैचुरेटेड कार्बन था, वो प्लेन से ऊपर चला गया, तो उसने एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो दैट टाइप ऑफ द कंपाउंड आर कॉल्ड दिस इज द एग्जांपल ऑफ होमो एरोमेटिसिटी, यानी कि कंपाउंड में जो एरोमेटिसिटी आई है वो एक सैचुरेटेड कार्बन को बाईपास करने के बाद में आई है। अब इसमें आपके पास में एक क्वेश्चन आया था, आपके जेई एडवांस का एक क्वेश्चन था। जेई एडवांस में आपके पास में क्वेश्चन आया हुआ था कि आपको ये कंपाउंड दिया है, ये आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि वेदर द कंपाउंड इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और क्या क्या है। अब यहाँ पे आपके पास में, अच्छा ये भी एक एग्जांपल ही है, आप इसको भी ले सकते हो। अगर आपको इस तरीके से कंपाउंड दिया है और यहाँ पे आप इसको प्रोटोनेशन करा रहे हो, तो वेदर द कंपाउंड विल बी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो इस केस में आपके पास में ये क्या होगा, ये कंपाउंड ऐसे करके यहाँ पे डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव बना देगा, ये आपका पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो आपके पास में ये जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर आएगा वो ऐसे आ गया, OH और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो ये 4n प्लस 4n इज इक्वल्स टू 4 इलेक्ट्रॉन को कर रहा है, तो n की वैल्यू 1 आएगी, यानी कि इस केस में ये आपके पास में कंपाउंड एंटी एरोमेटिक हो गया। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये आपके पास में एडवांस का क्वेश्चन है, ये आपको दिया था Cl और आप यहाँ पे रिएक्शन करा रहे हो AlCl3 के साथ में, इस तरीके से दिया था एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि वेदर द कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट। तो AlCl3 ये इसके साथ इसको लोन पेयर डोनेट करेगा, तो ये आपके पास में साइक्लोप्रोपीन इन आइल कैटायन बन जाएगा और AlCl4 नेगेटिव अलग हो जाएगा, और AlCl4 नेगेटिव अलग हो गया, तो ये वाला आपके पास में एरोमेटिक कंपाउंड है, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसे ही आपके पास में, तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए जिसमें आपको यहाँ पे आप ये भी ले सकते हो कि आपको ये जो कंपाउंड दिया था, ये आपके पास में ये आपको कंपाउंड दिया है H, और यहाँ पे आपके पास में रिएक्शन कराई है सोडियम हाइड्राइड के साथ में, सोडियम हाइड्राइड H नेगेटिव है, तो ये H प्लस लेगा और यहाँ से ये अपना लोन पेयर इधर दे जाएगा, लोन पेयर की टर्म में अपने इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया और आपके पास में H2 अलग हो गया और Na प्लस अलग हो गया। तो ये वाला जो कंपाउंड है ये 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा, ये आपने कर ही रखा है, साइक्लोपेंटाडाइईन इन आइल एनायन, तो ये आपके पास में हकल्स रूल को फॉलो करेगा, तो यहाँ पे आपके पास में n की वैल्यू 1 आ जाएगी, दैट कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। तो आपको रिएक्शन भी पता होनी चाहिए कि बाय दैट रिएक्शन इफ यू आर गेटिंग दैट टाइप ऑफ द कैटायन और एनायन जो कि एरोमेटिसिटी को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद में आपके पास में नेक्स्ट आया था एग्जाम्पल ये वाला,
ये था, ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड O था और ये H+ के लिए दे रखा है। तो ये H+ वाला मैंने आपको एक एंटी एरोमेटिक वाला बता दिया। तो यहाँ पे आपके पास में जो कंपाउंड आएगा वो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये OH बनेगा और पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये 7 मेंबर्ड रिंग है, कंप्लीट साइक्लाइजेशन, ये हम पूरे एग्जांपल ले चुके हैं। तो देन द कंपाउंड विल बिकम एरोमेटिक। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में एग्जांपल आएंगे जिसमें कि आपको ये फाइंड आउट करना है तो द कंपाउंड विल बी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ये सारे के सारे जेई एडवांस के क्वेश्चन हैं, जेई एडवांस में आए हुए हैं। इसके अलावा आपके पास में ये IIT जैम और भी मैंने बोला नहीं, ये जो मैंने एरोमेटिसिटी वाला टॉपिक लिया है ये सबके लिए ही है, कम्प्लीटली एडवांस लेवल का टॉपिक है। आपके मेंस के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस में केवल जो शुरू के जो टॉपिक हैं, जो शुरू का जो पार्ट था एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी पे क्वेश्चन आ सकता है। बट हाँ, एडवांस के लिए CSI या नेट के लिए, मतलब जहाँ तक मुझे जितने एग्जाम्पल मिले आई ट्राई टू कवर इट। तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में एक और एग्जाम्पल आता है, ये आपके पास में डाई कैटायन बना हुआ है, ये कंपाउंड भी आपके पास में एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक है। और आपके पास में एग्जाम्पल है ये दिया है, ये डबल बॉन्ड, ये तो ये किस कंडीशन में ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा? अगर ये अपना पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दे तो ये जो दोनों रिंग कनेक्टेड होंगी, ये डाइपोल भी आ जाएगा रिंग के अंदर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो द कंपाउंड विल बिकम एरोमेटिक। और डाइपोल भी है, कंपाउंड के अंदर डाइपोल मूवमेंट भी प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके के आपके पास में एग्जांपल आए हुए हैं। डाई कैटायन बनेगा, तो मेनली क्या है, डाई कैटायन डाई एनायन बन रहा है, आप हकल्स रूल को फॉलो करो और उसके अकॉर्डिंग कंपाउंड में चेक करो और उसका डाइपोल मूवमेंट भी चेक कर लो कि वेदर द कंपाउंड इज हैविंग द डाइपोल मूवमेंट और नॉट। तो दोनों तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई ट्राई टू टेक एवरी एग्जाम्पल, बट हाँ अभी भी कुछ रह गया है शायद, तो बट आप इसको ध्यान से करो, दोबारा ट्राई करो, एक एक एग्जाम्पल को दोबारा देखो, यू विल सी कि इसी में से आपको क्वेश्चन मिले हुए हैं। ओके, आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट, क्योंकि पर थोड़ा सा टाइम प्रॉब्लम हो रही है, यस, बट आपको थ्योरी पार्ट भी देना है अभी, उसके साथ साथ आपको PYQs भी मिलने लगेंगे। तो नाउ मैं PYQ कुछ इस तरीके के लूँगी कि मैं उसमें एडवांस के क्वेश्चन भी कवर करते हुए चलूँगी, जैम और नेट और जो भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ओके जी बच्चा, बाकी आप अपने कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट के आई शुड मोटिवेट, कि मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई आप कुछ सीख रहे हो। अगर आप कमेंट करेंगे, आप सब्सक्राइब लाइक करेंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि हाँ वीडियो किस उसके लिए बनानी है। यू कैन कमेंट मी कि हाँ इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए या ये वाले PYQ करा दीजिए। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हाँ जो जो मुझे मिलता जा रहा है या जो जो मुझे टाइम मिलता जा रहा है, आई एम ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग। ओके जी, चलिए इस वीडियो के साथ में ये क्लास ख़त्म करते हैं एंड वी आर गोइंग टू मीट अगेन विद न्यू टॉपिक और विद PYQs। ठीक है जी, ओके बाय।